वो था विपक्षी नेताओं की मीटिंग। कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी जी ने सभी विपक्षी दलों की मीटिंग बुलाई थी और उनका मानना है कि विपक्षी दल भारत के 60% मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए इनकी आवाज़ सुनना बहुत ज़रूरी है। वैसे पिछले चुनाव में अगर देखें तो भाजपा को अकेले ही कुछ 37.36% वोट मिल गए थे और एनडीए को कुल मिला के 45% वोट मिले थे। लगभग 60 करोड़ मतदाताओं ने पिछले साल मतदान किया था, उसमें से ये आंकड़े हैं। तो इनको भी ये मान लीजिए कि लगभग अगर 27 करोड़ लोगों ने एनडीए को वोट किया तो बाकी के बचे हुए इन यूपीए और बाकी के अपोजिशन पार्टियों को दिया। तो कुछ लोग उसमें शामिल हुए, जो आए उसमें थे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस के लोकसभा में नेता जो जाने जाते हैं अपने ही दल के लिए हिट विकेट करने वाले, बेचारे अच्छे नेता हैं लेकिन हिंदी भाषा से थोड़ा मार खा जाते हैं और भाजपा और बाकी के लोग उन्हें घेर लेते हैं। तो वो भी थे चौधरी साहब। गुलाम नबी आज़ाद थे, बड़े नज़दीकी माने जाते हैं कांग्रेस परिवार के, गांधी परिवार के, या दोनों एक ही बात है। हेमंत सोरेन थे, झारखंड के मुख्यमंत्री। झारखंड में सरकार हेमंत सोरेन के सहयोग से चल रही है, तो वो भी शामिल हुए। हेमंत सोरेन को देखा होगा आपने, जब झारखंड का विधानसभा चुनाव जीते थे तो खुशी के मारे वो साइकिल लेकर दौड़ रहे थे अपने पिताजी के आसपास। जैसे कोई बच्चा चॉकलेट एक एक्स्ट्रा पा जाता है तो घर में चक्कर लगाने लगता है। शरद पवार साहब थे, आज की महाराष्ट्र की राजनीति के रचयिता। उद्धव ठाकरे जी थे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उनके साथ संजय राउत जी भी शामिल हुए थे। एमके स्टालिन शामिल हुए, तो तमिलनाडु के डीएमके पार्टी के नेता हैं और पूर्व मंत्री रह चुके हैं, करुणानिधि के पुत्र हैं। सीताराम येचुरी कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया मार्क्सिस्ट विंग जो है उसके महासचिव हैं, वो शामिल हुए। हालांकि कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सिस्ट केरला छोड़ दे तो और कहीं प्रभावशाली रह नहीं गई है। डी राजा थे, ये तो उससे भी ज़्यादा ख़त्म हो रही पार्टी सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के महासचिव हैं। ये सब अपने आप में व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छे नेता हो सकते हैं, लेकिन इनकी पार्टियों का कोई वजूद है नहीं कहीं। इनकी पार्टियां सब मृत प्राय हैं। तेजस्वी यादव शामिल हुए, बिहार के लालू प्रसाद के पुत्र, और इस समय पार्टी को लीड कर रहे हैं अपनी आरजेडी को। उमर अब्दुल्ला, अब तो वो सूफी संत जैसे बड़ी बड़ी दाढ़ी सफ़ेद देख सकते हैं। एक समय था जब हम उनको देखा करते थे, क्या एकदम हीरो जैसे लगते थे। अब भी हीरो लगते हैं, लेकिन अब हीरो के पिता या दादा लगते हैं। एक्टिंग अब भी अच्छी करते हैं। शरद यादव साहब थे जो अपनी लुट गई राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं। लुटी मतलब कि ये वो व्यक्ति हैं जो समाजवादी विचारधारा से निकले, जो जनता पार्टी आंदोलन से निकले, इमरजेंसी के विरोध लड़े, नीतीश कुमार जैसे लोगों को ट्रेन किया अपने साथ, और बाद में उन्हीं लोगों ने इनकी जेब काट दी और आज वो पार्टी से बाहर हैं। अपनी पार्टी बनाया है लेकिन कोई प्रभाव नहीं डाल पा रहे हैं। तो शरद यादव साहब भी शामिल हुए, लेकिन उनका अनुभव तो काम आता ही है। अच्छे नेता हैं, बड़े नेता, बड़ा काम किया है, अनुभव बहुत बड़ा है उनका। जीतन राम मांझी थे, ये वही मांझी साहब थे जिनको नीतीश कुमार ने अपनी जगह पर मुख्यमंत्री बनाया, जैसे जयललिता पन्नीर सेल्वम को बना देगा करती थी। अपनी जगह मुख्यमंत्री बनाया और पता चला कि बाद में जब नीतीश बाबू ने कहा कि अब हटिए, तो हटने को तैयार ही नहीं हुए। बाद में इन्होंने अपनी हम पार्टी बनाई। कोई प्रासंगिकता इनकी भी खास बची नहीं। बदरुद्दीन अजमल, जो असम में जिनकी पार्टी AIUDF है,
सेंट के व्यापारी हैं और एक छोटी मोटी ताकत असम में जुटा ली है इन्होंने। एक समय इनके 18 एमएलए हुआ करते थे, 4 एमपी। अभी भी थोड़ी बहुत राजनीतिक ताकत असम में बची है। कहा जाता है कि असम में जो बांग्लादेश से आए हुए मतदाता हैं वो इनके प्रति काफ़ी सहयोग की भावना रखते हैं। राजू शेट्टी थे महाराष्ट्र के किसानों के नेता, और थिरुमपालन थे। तो ये सारे नेता शामिल हुए। इनमें से सारे नेताओं को अगर हम देखें, राहुल गांधी, अधीर रंजन, गुलाम नबी आज़ाद को अगर हम निकाल दें, शरद पवार को छोड़ दें, तो इनमें से सारे नेता कभी न कभी, कम्युनिस्टों को भी छोड़ के, भाजपा के साथ सत्ता में रह चुके हैं, चाहे राज्यों में चाहे केंद्र में। सारे नेता जो नहीं आए, अखिलेश यादव नहीं आए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, इस समय वो योगी जी से टक्कर लेने में लगे हुए हैं। और उनके नहीं आने की वजह हो सकता है लोग मीडिया में खुशफुसाहट है कि भाई कोरोना है तो क्या सीबीआई का ऑफिस बंद थोड़ी हुआ है। तो उन सब बातों को लेकर, और दूसरी तरफ कहते हैं कि चूंकि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की खोई हुई ज़मीन फिर से बना रही हैं, इसलिए अखिलेश यादव में थोड़ी सी बेचैनी है और इसलिए वो कांग्रेस के मंच पर, कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पर नहीं जाना चाहते हैं। मायावती भी नहीं आई। मायावती ने राजस्थान सरकार की आलोचना भी की जहां कांग्रेस की सरकार है, और मायावती वैसे भी अप्रासंगिक होती जा रही हैं भारतीय राजनीति में, क्योंकि न तो उनके पास नीति है, न नीयत है, न दिशा है, न प्रोग्राम है, कुछ भी है नहीं उनके पास जनता को देने के लिए, सिवा जाति जाति का झंडा उठाए, और जाति का झंडा उठा के जाति का भी कुछ भला कर नहीं सकी। मैंने तो बहुजन समाज पार्टी पर ही पीएचडी की है, तो मुझे पता है अच्छे से इन एंड आउट बसपा की राजनीति। केजरीवाल साहब भी नहीं आए। अब केजरीवाल कैसा है कि इनका मामला ये कांग्रेस और भाजपा से समान दूरी बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि दिल्ली की सियासत, जैसे उड़ीसा के मुख्यमंत्री कांग्रेस और भाजपा से समान दूरी बनाए रखते हैं, वैसे ये भी अब न्यूट्रल बनने की कोशिश में है, जिससे इन पर आफत कम आए। और मैं भी नहीं गया था, मुझे भी नहीं बुलाया गया था इस बैठक में, भले ऑनलाइन थी, लेकिन न्योता नहीं होने से मैं भी जा नहीं पाया इस बैठक में। इससे उन लोगों को का बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि मैं जाता तो जनता सुनती तो मुझे। अब मुद्दा क्या था इनकी बैठक का? मुद्दा था जो सोनिया गांधी जी ने भी कहा, बाकी लोगों ने भी कहा, कि एक तो सरकार ने लोकतांत्रिक होने का बहाना भी करना बंद कर दिया है। बड़ा मजेदार स्टेटमेंट है, दे हैव स्टॉप्ड प्रिटेंडिंग द प्रिटेंशन ऑफ बीइंग डेमोक्रेटिक। जब जो चीज़ लोकतांत्रिक है उसमें बहाना क्यों करना? अब कांग्रेस पार्टी में ही लोकतंत्र देख लीजिए, अध्यक्ष नहीं मिलता कोई एक परिवार छोड़ के और कहीं से, यही लोकतंत्र है। हालांकि ये सिर्फ कांग्रेस में ही नहीं, बाकी पार्टियों में भी यही हाल है। वो शीशम का वृक्ष जैसे होता है ना, ग्रैंडफादर लगाएगा तो उसका ग्रैंडसन को भी उसका फ़ायदा मिलेगा। तो ऐसे पार्टियां हमारे, एक पार्टी बना देता है कोई, तो उसके बच्चे उसे अपनी दुकान समझ के चलाते रहते हैं। कांग्रेस भी एक ऐसी ही पार्टी है, और वो कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक होने का बहाना भी करना बंद कर दिया, और सत्ता जो है, दूसरा उन्होंने कहा कि सारी शक्तियां पीएम ऑफिस में केंद्रित हो गई हैं। अब ये तो तय है कि जब पीएम स्ट्रांग पर्सनालिटी, स्ट्रांग नेता है, तो शक्तियां केंद्रित होंगी ही। जब पीएम कमजोर व्यक्तित्व का व्यक्ति होता था तो शक्तियां एकदम से विकेंद्रित होती थी। जैसे हमने यूपीए के समय पर देखा, डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय पर हर मंत्री और हर मंत्रालय अपने आप में भारत सरकार था। कुछ तो मंत्री नहीं भी होकर 10 जनपद के आदेश पर चीज़ें होती थी। तो ये हमें नहीं भूलना चाहिए। फिर इस समय जो हमारे यहाँ महामारी एक्ट है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगाया गया है, महामारी एक्ट, एपिडेमिक एक्ट लगाया गया है, वो एक्ट अपने आप प्रधानमंत्री को सर्वोच्च बना देता है, सारी शक्तियाँ प्रधानमंत्री के हाथ में दे देता है। तो वो तो आपको दिखेगा ही, जो चीज़ है कानूनी ढंग से है वो है, उसमें आप क्या कर सकते हो? किसके हाथ में केंद्रित होंगी शक्तियाँ? आखिर संकट के समय में
प्रधानमंत्री देश का प्रथम नेता, सबसे बड़ा नेता है, उसके हाथ में शक्तियां नहीं जाएंगी तो किसके हाथ में जाएंगी, वो समझना होगा। हाँ, लेकिन मेरे भाजपाई मित्र खुश ना हो कि मैं कांग्रेस की खिंचाई कर रहा हूँ और बहुत तारीफ कर रहा हूँ। मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं एक जो वास्तविकता है उस वास्तविकता को बयान कर रहा हूँ। और शक्तियां बहुत हाथ में केंद्रित करके कोई बहुत बड़ा तीर नहीं छोड़ लिया, ये भी ध्यान में रखिए। लेकिन है, और बयान था कि संघवाद पर हमला है। संघवाद मतलब फेडरलिज्म पर यह हमला है। फेडरलिज्म के बारे में अगर आपको बताऊं कि भारतीय संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 1 कहता है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत जो है राज्यों का एक संघ होगा, एक समूह होगा। तो अब इसमें जो एसेंस है फेडरेशन के एग्जिस्टेंस का, एसेंस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ यूनियन ऑफ स्टेट, जो एसआर बोम्मई वर्सेस स्टेट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया में जजमेंट में जज ने भी कहा था कि द पावर्स ऑफ द स्टेट आर नॉट कोऑर्डिनेट विथ यूनियन, क्योंकि हम कॉजी फेडरल स्टेट हैं, प्योरली फेडरल नहीं है। इसलिए ऐसी अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए कि यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की ताकत एक बराबर होगी, ऐसी अपेक्षा रखना गलत है, संवैधानिक रूप से गलत है। ये कई जगहों पर बताया गया, एसआर बोम्मई केस में न्यायालय ने स्पष्ट कह दिया। और यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब साफ निकलता है कि यूनियन के एग्जिस्टेंस की बात रहेगी, स्टेट रहेंगे तभी यूनियन रहेगा। तो अपने आप समझ लो संघवाद पर हमला कोई कर और नहीं सकता, ये पार्टी पॉलिटिक्स है और ये इट्स फॉल्स क्राई, ये मिथक है कि कोई संघवाद पर हमला करेगा। जहां भी नेता स्ट्रांग रहता है वो अपने तरह से निर्णय लेता है, ये पार्टी पॉलिटिक्स प्योरली है। इसमें संविधान की रचना एकदम स्पष्ट है, संविधान कोई गलत नहीं करता। अगला आरोप था 20 लाख करोड़ के पैकेज का छलावा, सोनिया जी ने आरोप लगाया। अब ये छलावा है कि नहीं, अब ये तो एक्सपर्ट्स ने कई जगह बता दिया है और इस पर बहुत विश्लेषण भी हो चुका है। कोई कहता है कि प्योरली देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा 1,80,000 करोड़ का ही पैकेज है, 2 लाख करोड़ का, 2,20,000 करोड़ का पैकेज है। सबने अपनी अपनी राय दे दी, पक्ष विपक्ष की अपनी अपनी राय है इस पर। और उनका आरोप था कि भाई पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को बेचना और श्रम कानूनों में बदलाव की जो एक जल्दबाजी दिखा रही है सरकार, वो कहीं ना कहीं इस मौके पर चौंका है। पूरा देश का ध्यान जो है बटा हुआ है कोरोना में, इसी समय श्रम कानूनों में बदलाव कर ले रहे हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो सरकारी कंपनियां हैं उनको बेच दे रहे हैं, ये गलत है। अब ये मीटिंग हुई तो उन्होंने 11 मांगे रखी। इस मीटिंग के बाद 11 मांगे क्या थी? पहली मांग थी कि 7,500 7,500 कैश हर महीने 6 महीने तक दिए जाएं, हर मजदूर को, हर गरीब को। और 10,000 तो तुरंत दे दिए जाएं। कितना अच्छा होगा, 10,000 आ जाएंगे तो मजदूरों को तुरंत कुछ तो राहत मिल जाएगी। आप पैसे से ज़्यादा अच्छी राहत तो कोई नहीं देता, ये आप जान लीजिए। ये जायज़ मांग लगती है। फिर कहा कि 10 kg राशन दिया जाए 6 महीने तक, और जो नरेगा का काम है वो 200 दिन बढ़ाया जाए। अभी तक 100 दिन का है, 200 दिन किया जाए। हालांकि नरेगा की जो मजदूरी है वो भी बढ़ा दी गई है, 202 रुपये हो गई है। और फ्री ट्रांसपोर्टेशन दिया जाए, जो मजदूर अटके हैं, जो लोग रास्तों में अटके हैं या जहाँ से जो जाना चाहता है उसे आने जाने के लिए सुविधा दी जाए, फ्री में वो भी दी जाए। और शायद ये तो अब बहुत लेट हो चुका है, लोग अपने पैसे दे देकर अब गांव पहुंच चुके हैं, तब इस मांग का पोस्टमार्टम ही हो सकता है और कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। फिर कोविड-19 से जुड़ी सही सूचना दी जाए। विपक्ष का ऐसा मानना है कि सही सूचना का अभाव है, सरकार जनता तक सही सूचना नहीं भेज पा रही है और कोऑर्डिनेशन राज्य में, केंद्र में और स्थानीय संस्थाओं में हो नहीं पा रहा है, इसलिए जनता भी भ्रमित है कहाँ एग्जैक्टली क्या है। 5वीं मांग थी कि सभी पॉलिसी निर्णय जो रद्द हो जाए, खासतौर पर जो लेबर लॉ से रिलेटेड पॉलिसी डिसीजंस लिए गए हैं कोरोना काल में,
जल्दबाजी में उन्हें रद्द किया जाए, उन पर पुनर्विचार किया जाएगा। छठी मांग है कि रबी और खरीफ की रबी की फसलें तैयार हो गई हैं और उनकी तुरंत खरीदारी की व्यवस्था की जाए, एमएसपी उनका बढ़ाया जाए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और खरीद के उन्हें सरकार अपने गोदामों में रखे। दूसरा, खरीफ की फसलों के लिए खाद, बीज, किसानों को जो भी सहायता चाहिए तुरंत उपलब्ध कराई जाए। सातवीं मांग है कि कोरोना से जूझते राज्यों को तुरंत आर्थिक सहायता दें। तो आर्थिक सहायता तो संवैधानिक रूप से जो राज्यों का हक है वो मिल ही रहा है, बाकी का भी राज्यों को मिलेगा ही। और आठवीं चीज जो उन्होंने कही कि सही सूचना और संवाद हो, लोगों में सूचना का सही आदान प्रदान हो और कम्युनिकेशन प्रॉपर, संवाद हो सरकारों के बीच में। अब संवाद होगा कैसे? ये परंपरा तो मुझे लगता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेताओं के साथ ही चली गई कि विपक्ष से भी सुसंवाद हो। आज न सत्ता पक्ष संवाद में भरोसा रखता है न विपक्ष, आज तो सब एक दूसरे पर आरोप लगाने में भरोसा रखते हैं। तो ये कहीं न कहीं से एक कमी आई है भारतीय राजनीति में। उनकी जो अगली मांग है वो कहना है कि संसदीय कार्य पद्धति पुनर्जीवित हो। संसदीय कार्य पद्धति मरी ही कहाँ, खत्म ही कहाँ हुई थी, और एग्जैक्टली क्या पुनर्जीवित करना चाहते हैं? संसद में लोग चुनकर ही गए हैं सांसद, कोई जबरदस्ती गन लेकर थोड़ी घुसा है, संवैधानिक शपथ लेकर ही लोग आए हैं। तो ये हो। और नौवीं चीज थी स्पष्ट और अर्थपूर्ण आर्थिक नीतियां बने। जो आर्थिक नीतियां बनाई जा रही हो और स्पष्ट हो, मीनिंगफुल हो। मीनिंगफुल अब कैसे होगी ये चर्चा का विषय है। हो सकता है उनका कहना हो कि ज्यादा जनोन्मुखी हो। और 10वीं मांग जो थी वो ये कि अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू उड़ानों को शुरू करने से पहले राज्यों से पूछा जाए, उनकी राय ली जाए। तो ये टोटल 11वीं मांग थी। 11 तरीके की मांगें थी विपक्ष की, जो उन्होंने सरकार के सामने रखा अपनी मीटिंग के बाद। अब विपक्ष ने अच्छा काम किया, अच्छा इंटरवेंशन है, लेकिन विपक्ष को ये भी जवाब देना होगा कि वो आए और बताएं कि उनके जितने भी चुने हुए नगर सेवक, सरपंच, जिला परिषद सदस्य, एमएलए, एमपी, जिन राज्यों में सरकारें हैं उनकी, वहाँ क्या काम हुआ और कितना हुआ। ये अभी कहना जल्दबाजी होगी कि वो कुछ नहीं कर रहे हैं। आए वो भी अपना बताएं, जनता के सामने अपना बही खाता रख दें कि भाई हमने ये किया है, और सत्ता केंद्र में जो सत्ता पक्ष दल है वो नहीं कर पा रहा है। महाराष्ट्र में भी हमने देखा कि यहाँ पर भी विरोध चालू हो गया, काला झंडा वगैरह दिखाया जाने लगा कोरोना काल में भी। तो राजनीति तो होती रहती है। तो ये था विपक्ष का